ग्रंथ पितामही विद्यापीठ, संकल्पना एवं स्वरूप, लेखिका इंदुमती कातदरे जी। अध्याय 3, पृष्ठ संख्या 21, पितामही विद्यापीठ का पाठ्यक्रम। इस अध्याय में जो है 3.1 भी है, 3.2 भी है, 3.3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 तक है ऐसे। तो मैं अभी पढ़ता हूँ अध्याय 3 का पितामही विद्यापीठ का पाठ्यक्रम। विद्यापीठ के आचार्यों ने 1 वर्ष का नियोजन प्रथम मास में कर लिया। अब 1 वर्ष तक कक्षाएं चलेंगी। सब आचार्यों के लिए काम था विद्यापीठ का पूर्ण पाठ्यक्रम बनाना। इस दृष्टि से उन्होंने तैयारी शुरू की। सब जानते थे कि यह कार्य कठिन है, उसमें निरंतर परिश्रम अपेक्षित था। यह परिश्रम करने का उन्होंने प्रारंभ किया। प्रथम कार्य तो उन्होंने इस कार्य को में देश भर से कौन कौन महानुभाव सहायता कर सकेंगे इसकी खोज की। इस कार्य में स्वामी विश्वस्वरूपानंद जी ने उनका सहयोग किया। विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से, विभिन्न सांस्कृतिक कार्य करने वाले मंडलों से, इंटरनेट से लोगों को खोजा गया। कुछ संस्थानों और संगठनों की तथा व्यक्तियों की प्रत्यक्ष भेंट भी की गई। कुछ लोगों को 2 दिन के लिए विद्यापीठ में आमंत्रित किया गया। 1 मास तक यह कार्यक्रम चला। 1 मास के अंत में एक ऐसी समिति बनी जो आगामी 8 मास तक इस विषय पर कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुई। इस समिति में 21 लोग थे। इनमें 4 धर्माचार्य थे, 3 शास्त्र जानने वाले थे और 2 धर्मशास्त्र जानने वाले थे। शेष सुशिक्षित, सुसंस्कृत, अनुभवी गृहिणियां थीं। विशेष बात यह रही थी कि ये सारे स्वयं वानप्रस्थी थे, कभी भी कहीं भी आने जाने और निवास करने में सक्षम थे और इस कार्य को करने के लिए उत्सुक थे। वे समर्पित और प्रतिबद्ध थे। इसे नाम दिया गया पितामही विद्यापीठ पाठ्यक्रम समिति। स्वाभाविक ही वरदलक्ष्मी इस समिति की अध्यक्ष थी। पाठ्यक्रम समिति की प्रथम बैठक में सारे के सारे सदस्य उपस्थित थे। बैठक विद्यापीठ के मुख्य केंद्र पर हुई। इस बैठक में प्रस्तावना करते हुए अध्यक्ष ने विद्यापीठ के तथा पाठ्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट किया। विद्यापीठ के क्या उद्देश्य थे वो निम्नवत हैं। विद्यापीठ के उद्देश्य: पहला, गृह संस्था को अपने मूल सही स्वरूप में प्रस्तुत करना और प्रतिष्ठित करना। इस हेतु ज्ञानात्मक प्रयासों के साथ साथ प्रबोधनात्मक प्रयास भी करना। नंबर 2, यह गृह संस्था भारतीय होगी। विश्व भर में भारतीय गृह संस्था के समान समाज धारणा, धर्म और संस्कृति की रक्षा तथा व्यक्ति और समाज को अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कराने वाली भारतीय गृह संस्था जैसी अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। इस बात की समझ प्रथम भारत में और तदंतर विश्व में विकसित करना। नंबर 3, इसका उद्देश्य था वर्तमान में देश भर में जो शिक्षा तंत्र है उसके समांतर एक शिक्षा तंत्र खड़ा करना और धीरे धीरे स्वायत्त शिक्षा तंत्र को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करना। नंबर 4, ऐसा करते समय वर्तमान तंत्र से कहीं पर भी संघर्ष में नहीं उतरना। मतलब जो वर्तमान शिक्षा तंत्र है उससे संघर्ष में नहीं उतरना है। ऐसा करने पर समाज की सभी व्यवस्थाओं के अविरोधी रहकर कार्य करना। जो व्यवस्था समाज में है उसका विरोध नहीं करना, अविरोधी रहकर कार्य करना है, क्योंकि अभी वो मुख्य धारा में है और हम नहीं है, तो इसको मुख्य धारा में लाना है, ऐसा उद्देश्य था। नंबर 4, ऐसा करते समय नहीं, चौथा तो हो गया। 5वां, शैक्षिक दृष्टि से विद्यालयीन शिक्षा का पर्याय नहीं अपितु पूरक व्यवस्था, उसकी पर्याय नहीं करना, उसकी पूरक व्यवस्था का निर्माण करना है। इस दृष्टि से कि हमारी भूमिका आग्रह की होगी, अनिवार्यता या बाध्यता की नहीं। हम आग्रह कर रहे हैं, पढ़िए इसमें, हम बाध्य नहीं कर रहे हैं और ना अनिवार्यता कर रहे हैं, अपितु स्वेच्छा और स्वतंत्रता पूर्वक सबकी सहभागिता होगी। ठीक।
छठा, स्पष्ट रूप से हमारी सारी गतिविधियां भारतीय जीवन दृष्टि, भारतीय जीवन व्यवस्था और भारतीय जीवन शैली पर आधारित और उन्हें पुष्ट करने वाली होंगी। नंबर 7, ये सब करते हुए न केवल घर अपितु भारत की सर्व व्यवस्थाएं शिक्षा व्यवस्था सहित किसी भी प्रकार का स्वतंत्र और स्वायत्त समाज बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकती हैं। यह दर्शन इस विद्यापीठ का उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को संक्षेप में बताने का कारण समझाते हुए वरदलक्ष्मी जी ने कहा कि आप सब यदि आप सर्वसामान्य विश्वविद्यालयों में शिक्षित और उनमें ही कार्य करने वाले होते, यदि आप स्वयं इस दिशा में प्रयास करने वाले नहीं होते, तो आप सब यदि आधुनिक पद्धति से प्रभावित होते, तो मैं इतने संक्षेप में यह उद्देश्य नहीं बता सकती थी। किम बहुना आप सब इस समिति के सदस्य ही नहीं होते, परंतु हम सब समान धर्मा है, इसलिए संक्षेप में बात करना संभव है। एक ये बहुत अच्छा सा इसमें एक चित्र दिया है इधर ही, इस पर क्या लिखा है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। चित्र ये दिया है। बाजार में एक चर्चा हो रही है। पहली, सुना है शहर में पितामही विद्यापीठ खुला है। अरे अच्छा, सुना तो मैंने भी है, पर वहाँ होगा क्या? अरे वहाँ पढ़ाई होगी, वह भी बिना फीस के। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, पर पढ़ाएगा कौन? अरे पहला कहता है जो विद्वान हैं और अब नौकरी नहीं करते हैं। तो दूसरा, चलो कल हम लोग देखने चलते हैं। तो पहला वाला कहता, अवश्य चलेंगे, देखें तो पितामही विद्यापीठ है क्या। पाठ्यक्रम की भूमिका एवं प्रस्तावना। पहला, हमें विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करना है। यह बात ठीक से समझना है कि हम घर के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और विश्वविद्यालय की परिभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दोनों में अंतर भी है और सामान्यता भी है। यह घर सहज, अनौपचारिक और रहने वाले के जन्मसिद्ध अधिकार का केंद्र होता है। वह एक छोटी इकाई है। छोटी इकाई भी स्वयं पूर्ण और स्वायत्त होती है। वहाँ लिखित पाठ्यक्रम, सामूहिक नियोजन, वैधानिक अनुशासन नहीं होता। विश्वविद्यालय एक बड़ी इकाई है। विभिन्न स्थानों में विभिन्न पृष्ठभूमि से ज्ञान संपादन के उद्देश्य से कुछ समय के लिए यहाँ आकर यहाँ रहकर अपने उद्देश्य की पूर्णता कर वापस चले जाते हैं। घर जीवन का केंद्र है, विद्यालय ज्ञान का केंद्र है। विद्यालय में घर के समान आत्मीयता, सहजता और अनौपचारिकता का भाव अवश्य होना चाहिए, परंतु व्यवस्था और नियोजन विद्यालय का होना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम की रचना करते समय हमें विषय वस्तु को लेकर ज्ञान को केंद्र में रखेंगे और मध्यम तथा पद्धति का निरूपण करते समय घर की भावना को केंद्र में रखेंगे। मतलब पाठ्यक्रम की रचना करते समय हम विषय वस्तु को लेकर, जो विषय वस्तु बनाए उसको लेकर ज्ञान को केंद्र में रखेंगे और माध्यम जो होगा, माध्यम तथा पद्धति का जब हम निरूपण करेंगे कि इसको पढ़ाने का विषय वस्तु को माध्यम क्या होगा और उसकी पद्धति क्या होगी, जब उसका निरूपण करेंगे तो घर की भावना जो है, जो घर की भावना को केंद्र में रखेंगे। नंबर 2, परंपरा में ऐसा विद्यापीठ कैसा होगा उसके उदाहरण हमारे सामने नहीं है, अतः हमें स्वयं ही परंपरा का निर्माण करना होगा। अतः अनेक बातें हमारी कल्पना और बुद्धि के अनुसार करनी पड़ेंगी। हमें ऐसा करने में संकोच ना करें, इतना साहसी अवश्य हैं। केवल जो भी करें सोच विचार कर करें, यह हमारा प्रयोग ही होगा। करते करते उसमें निखार आएगा, निखरते निखरते वह स्थापित हो जाएगा। नंबर 3, हमें आने वाले 15 वर्षों का विचार कर पाठ्यक्रम तैयार करना है। इसकी कारण मीमांसा करूंगी। अभी हमारे पास जो वानप्रस्थी हैं उनके 2 गट हैं, एक है प्रौढ़ वानप्रस्थ और दूसरा है वृद्ध वानप्रस्थ का, जिनकी आयु 60 से 75 वर्ष है और 75 वर्ष से आयु से ऊपर वाले वृद्धों का उद्देश्य तो केवल आत्मकल्याण ही होता है। जो वृद्ध वानप्रस्थी हैं वे पितामही विद्यापीठ के सही मायने में सूत्रधार हो सकते हैं।
अगले 15 वर्षों में वानप्रस्थों का जो दूसरा गठ है उन्हें अपना स्थान लेने के लिए तैयार कर सकें, साथ ही प्रौढ़ वानप्रस्थी भी ये दायित्व लेने को तैयार हो सकें। इस प्रकार के पाठ्यक्रम की रचना हमें इन लोगों के लिए करनी है। मतलब क्या कि जो 75 से ऊपर है वो तो आत्मकल्याण में रहेंगे, मुख्य धारा में जो रहेंगे वो रहेंगे प्रौढ़ वानप्रस्थ, और एक उनसे पूर्व वाले जो हमने रखे हुए हैं वो अपना स्थान दूसरे को दे सकें। इस तरीके से जो दूसरे वाले जो चल रहे हैं वो उनकी भी व्यवस्था हमें इसमें करनी पड़ेगी। जो वानप्रस्थी हैं, वृद्ध वानप्रस्थ, वानप्रस्थी, प्रौढ़ वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थी का मुख्य में है, लेकिन उनको ये भी सिखाना है कि वो अपने प्रौढ़ वालों को बता सके, वो यहाँ आ सकें। इस तरीके से है। प्रौढ़ गृहस्थी है, उसके लिए गृहस्थ आश्रमी समाज धर्म की पाठ्यक्रमों का केंद्र बिंदु रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। युवा गृहस्थों के लिए संयमित परंतु सौंदर्यात्मक तथा तृप्ति देने वाला उपभोग, शिशु एवं बाल संस्कार एवं संगोपन तथा गृह संचालन मुख्य विषय रहेंगे। युवा अविवाहितों के लिए गृहस्थ आश्रम की पूर्व तैयारी ही प्रमुख विषय रहेगा, परंतु इसका अनेक पहलुओं में विस्तार होगा। तरुण और किशोरों के लिए घर के अच्छे सदस्य बनने हेतु विचार एवं कृति प्रधान पाठ्यक्रमों का ही महत्व अधिक होगा। बाल अवस्था के लिए अच्छी आदतों का निर्माण, भावनाओं का विकास, विभिन्न प्रकार की जानकारी एवं अनेक प्रकार की कृतियों से युक्त पाठ्यक्रम होगा। सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में वैचारिक सुसूत्रता रहना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रस्तावना के बाद सब अपनी अपनी जगह पर गए। इस समिति की संयोजिका थी आचार्य पद्मावती मेनन। कुछ लोगों का मत था कि कार्य शुरू करने से पूर्व कार्य विभाजन करना ठीक रहेगा, परंतु कुलपति जी का परामर्श था कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक तो सदस्य ही कम थे, दूसरा सब मिलकर सब प्रकार के विचार करेंगे तो आंतरिक सामंजस्य और सुसूत्रता बनी रहेगी। अगला है पाठ्यक्रम की रचना। ये पढ़ लेते हम पाठ्यक्रम की भूमिका में प्रस्तावना। अब पढ़ रहे पाठ्यक्रम की रचना। रचना कैसी रहेगी? ये सब करने के लिए 3 दिन का समय निर्धारित किया। चौथे दिन प्रातःकाल 10 बजे साथ बैठेंगे, ऐसा तय हुआ। 3 दिनों में उन्होंने जो किया वह कुछ इस प्रकार था। कुछ लोगों ने सीधा ही लिखना प्रारंभ किया और एक ही दिन में सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों की रूपरेखा कर दी। शेष 2 दिनों में उनकी अवधि, उनके लिए आवश्यक सामग्री आदि की सूची तैयार कर दी। दूसरा, कुछ लोगों ने चिंतन शुरू किया। चिंतन करने वाले 2-3 लोगों ने आपस में चर्चा की, फिर उन्होंने अपना अपना लिखा, आपस में एक दूसरे को दिखाकर चर्चा की और अपना लेख परिष्कृत किया। तीसरा, कुछ लोगों का स्वाभाविक ही गठ बन गया। उन्होंने आपस में कार्य विभाजन किया, उसके अनुसार पाठ्यक्रम की कुछ विस्तार से रूपरेखा तैयार की। इस गठ का सब का मिलाकर एक ही काम था। चौथा, कुछ लोगों ने ग्रंथालय में गए, अन्य ग्रंथों का अवलोकन किया, चिंतन किया। प्रथम 2 दिन उन्होंने कुछ भी लिखा नहीं था। तीसरे दिन बैठकर एक साथ सब लिखा। इस समय भरत लक्ष्मी जी सबके साथ बात कर रही थी, अपनी भी टिप्पणियां लिख रही थी और सबकी सहायता कर रही थी। अध्ययन से, आपसी विचार विनिमय से, संयुक्त प्रयास से और कुलपति जी के मार्गदर्शन में जो रचना हुई और निश्चित स्वरूप दिया गया वह इस प्रकार था। अध्याय 3 का जो 3 था वो समाप्त हुआ। अब 3.1 प्रारंभ होगा। इति श्री।